आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थी। कुछ मेरी सहेलियां थी, कुछ मेरी कजन थी और कुछ आस पड़ोस और रिश्तेदार की लड़कियां थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती है। वह आंखों ही आंखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि भाभी और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती थी? भाभी तो अपनी ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती और मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है? आप मुझे कुछ बताना चाहती हो? मेरी बात पर भाभी दहाड़े मारकर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? भाभी रोते हुए बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, आप क्यों रो रही हो? आप डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वह आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और जोर जोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है। भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत से बोली, आपको क्यों अपमानित किया जाएगा? वह आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। वह बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नज़रें चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराई थी, तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी पापा को पहले से ही जानती हो और वह आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही थी। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी। उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतों की यह सब ड्रामा है। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ यह बातें नहीं की जाती है। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वो तो बस कह रही हैं कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 5,000 निकाल ले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, यह पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 5,000 और निकाले और बोले, यह लो, यह पूरे 10,000 अपने पास रख लो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी और वह पैसे झट से हाथ में ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, चीखे और चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या को खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा करो, अब तुम सो जाओ।
पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई थी। पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है सुहाना, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला यह क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर एक रंग आया और एक रंग चला गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं सुहाना बेटा, वह ससुर हैं। अगर वह अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो है, लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मी मुझसे बोली, सुहाना ऐसा करो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकल ना सकी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं सोच विचारों में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वह इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से बाहर किचन में आई। हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे और कुछ परेशान से दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम भी आई पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा है, मैंने तो आपको परेशान देखा इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ से पलटने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसलिए माचिस मंगा रहे हैं। मैं किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन यह क्या, भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप यह क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट दिया है और आप इसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, सुहाना चली जाओ यहाँ से, तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर काँपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। करीब 5 बजे मुझे नींद आई, लेकिन सुबह 6 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही संजीदगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहुएं होती है, बेटियाँ तो पराया धन होती है। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई कि पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैंने पापा से बोला, आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वह मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा वह नई बहू को नाश्ता बना कर दे या ना दे। तभी मम्मी भी किचन में आ गई।
वह कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान खड़ा देखकर और पापा को नाश्ता बनाते देखकर मुझे समझाते हुए और टालते हुए बोली, ऐसा करो सुहाना बेटा, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी अपने कमरे से भाई और भाभी निकलते हुए दिखाई दिए। भाभी ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, कोई श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा। नई नवेली दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की वजह नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह से बैठ भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, सुहाना, मैंने रात को तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना। उनके पास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती है कि उनके माता पिता जो बात कहे उसे ना माने। अपने बाप की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा, हम लोग इतने भी शरीफ नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं भी उठी नहीं बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता किए हुए कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उनका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए। पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि ज़बरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बैठी रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा, भैया और भाभी बाहर गए। 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह अभी तक बाहर से नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें इन सब बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। अभी थोड़ी देर और गुजरा था कि तभी मुझे भाभी की जोरदार चीखें सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बाहर की तरफ भागी। तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। मैं मायूस सी हो गई। मैंने बोला, मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। वह क्यों चीख रही है? हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने पर वह बस इतना बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ सुहाना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीखें अब और ज़ोर-ज़ोर से आने लगी थी। वह बार-बार ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी। लगभग 2-3 घंटे के बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और वह तीनों अंदर आए। भाभी भी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भाभी के साथ उनके कमरे में जाने लगी, तो पापा गुस्से से बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इस बार मैं भी ज़रा गुस्से से बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। घर में जब सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पाँव भाभी के कमरे की तरफ आई और मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना क्यों चीख रही थी। लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके चुपके भाभी को आवाज़ लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज़ लगाने ही वाली थी
कि हमारे मेन गेट पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक आंटी खड़ी थी। उनके चेहरे पर बहुत ही शातिराना मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, सुहाना बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं आंटी को अंदर ले आई और उन्हें सोफे पर बैठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उनके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद आंटी बोली, सुबह आपके घर में क्या हुआ था? आपकी बहू की चीखने की बहुत ही तेज आवाज़ें आ रही थी। भला यह कोई बात हुई? शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और आपके यहाँ यह तमाशा शुरू हो गए। आंटी की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। यह मेरे पति का मामला है, वह खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर आंटी बोली, अरे यह क्या बात हुई? आपके पति का मामला कैसे हो गया? यह तो आपके बेटे का मामला है। आपको भी इस मसले को सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। आंटी भी मुंह बनाती हुई वापस अपने घर चली गई। मैंने मम्मी के पीछे पीछे उनके कमरे में जाकर देखा तो मम्मी बैठी हुई रो रही थी। मैं मम्मी के पास गई और उन्हें चुप कराने लगी। मम्मी, क्या बात है? आखिर इस घर में क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, सुहाना, तुम अभी छोटी हो और इस मामले में मत पड़ो। तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर तक मैं मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 2 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई और मुझसे बोली, सुहाना, मुझे एक पेपर और पेन दे दो। मैंने कहा, भाभी, आप पेपर और पेन का क्या करेंगी? मेरे पूछने पर भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। पेन और पेपर लेकर भाभी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। वह बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरे हुए थे कि जैसे तभी अचानक घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इस बार की आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई पापा से कह रहे थे, पापा, सुनिधि को बचा लो, यह मर जाएगी, प्लीज़ पापा, सुनिधि को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं भागकर भाभी के पास गई। वह बेड पर पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीख रहे थे और पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा, सुनिधि को बचा लो, इसे हमें अस्पताल लेकर चलना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं रजत, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है। यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है। हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर बेड पर गिर पड़े थे। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी का वह मासूम और डरा हुआ चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कहती थी, प्लीज मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई थी। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, रजत, सुनिधि के घर वालों को फ़ोन कर दो कि इसे आकर ले जाए। भाई ने भाभी के घर वालों को फ़ोन किया। भाभी के घर वाले भी चले आए। वह गुस्से से चीखते चिल्लाते और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने ही मारा है, तुम ही इसके कातिल हो। कहाँ हमारी इतनी सुंदर सी बेटी और कहाँ तुम मामूली से शक्ल सूरत के आदमी। चिढ़ते थे तुम हमारी बेटी से क्योंकि लोग कहते थे सुनिधि के सामने रजत कुछ नहीं है और शायद इसलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया।
जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको ब्याह कर क्यों लाए थे? हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर और उन पर इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अंदर ही बैठ गए। यह बात मेरी समझ के बाहर थी कि आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में ही बैठे थे। वह ना बाहर आ रहे थे और ना ही अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को पकड़ कर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस की टीम हमारे घर आई थी। पापा घर के किसी भी सदस्य को तो अंदर कमरे में नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर जाने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा था। कमरे में घूम घूम कर वह सारी चीज़ को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं गुस्से से फट पड़ी और कहने लगी, पापा आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। अब मैं इतनी बच्ची भी तो नहीं हूँ, मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। मेरा भी हक है ये जानने का कि इस घर में क्या चल रहा है, और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही है। सुनिधि किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब वह इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना होगा। यह कहते कहते पापा ने एक खत मेरी तरफ बढ़ा दिया। खत हाथ में लेते ही मैं पहचान गई कि यह वही पेपर है जो कल रात मैंने भाभी को दिया था, और उसे पढ़ने लगी। उसको पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खत पढ़ने के बाद समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वह क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई थी। मैंने वह खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में बोली, पापा लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार है। पापा बहुत ही उदासी से बोले, सुहाना तो क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही वह कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं समझ रही हूँ। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण बना। पापा के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो भी इसका जिम्मेदार है उसे पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। हम सब यह बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि सुनिधि ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। सुनिधि ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज संबंध बनाना चाहते हैं। सुनिधि ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही मुझे पति का दर्जा दिया था, और उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे सुनिधि की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था। इसलिए उस रात मैं बाहर परेशान सा घूम रहा था और बहुत ज़्यादा टेंशन में था। लेकिन मरते मरते सुनिधि ने मुझे सब कुछ सच बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे एक फ्रेंड से था। वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था।
हम दोनों में आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई। सुनिधि ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा है। उसने कहा था कि अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, उसे वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब सुनिधि का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वह सब तस्वीर फेंक कर गया तो मुझे विश्वास हो गया था कि सुनिधि झूठ बोल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से में मैं सुनिधि पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और सुनिधि का लिखा हुआ वह खत पुलिस को दिखा दिया। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सुनिधि ने सुसाइड नहीं किया है और सुनिधि की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वह औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों चले गए थे? पापा बोले कि मैंने सुनिधि को किसी से फ़ोन पर बातें करते सुना था कि उसकी सारी तस्वीरें उसे वापस कर दे। वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं खुद ही सुनिधि से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने सुनिधि से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सुनिधि को भरोसे में लेना चाहता था, इसलिए मैं उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था ताकि उसको मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर से माफ़ी मांगी। बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। सुनिधि हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी, जो जल्दी ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही उन्हें कोई दुख था और ना ही कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा ना करे, उस औरत की मर्द कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे कितने ही बड़े बाप की बेटी ही क्यों ना हो।